नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरे ही एक बचपन की दोस्त की कहानी है जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी कि भगवान नाम की कोई भी चीज़ होती है। उसे भगवान पे जरा सा भी भरोसा नहीं था। वह मानती थी कि भगवान, भूत प्रेत, काला जादू, अच्छा बुरा कुछ इस दुनिया में नहीं है। अगर है तो वो हमारे कर्म है और कर्म से ही इस दुनिया को चलना पड़ता है। कर्मों का फल ही एक दूसरे को मिलता है, फिर वो यह जन्म हो या पुनर्जन्म। इन बातों में उसे पूरा विश्वास था, लेकिन भगवान, भूत प्रेत, काला जादू और इस तरह की चीज़ों पे उसे जरा सा भी विश्वास नहीं था। सीमा, जो उसका नाम था, उसे आज बाहर एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया था। सीमा को कंप्यूटर में उस टाइम बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो ज़माने में जहाँ कंप्यूटर का सीखा होना बहुत बड़ी नॉलेज होता, मतलब कंप्यूटर आज की तरह कॉमन नहीं था। कंप्यूटर सीखना ही बड़ी बात होती थी और सीमा के लिए ये ऑफ़र बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो भी तनख्वाह मिलती थी उससे लगभग डबल तनख्वाह सीमा को मिल रही थी। अब सीमा छोटे शहर से बड़े शहर में जाकर नौकरी करने का मन कर रहा था, पर उसके माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं थे कि वो दूसरे शहर में जाए और नौकरी करे। और करीब 18 साल की लड़की, और उस समय लड़कियों का नौकरी करना इतना बुरा होता, ऐसा लग रहा था शायद शहर का माहौल उसे अच्छा ना लगे। और माता पिता को ये बात मंजूर नहीं होती कि बच्चे किसी मुसीबत में पड़ जाए और ये उनके लिए बुरा कुछ हो, तो माता पिता को ये बात मंजूर नहीं हो पा रही थी। सीमा ये अवसर लेकिन खोना नहीं चाहती थी, नहीं गंवाना चाहती थी। कंप्यूटर पे उसकी इतनी अच्छी पकड़ और उसके साथ इतनी अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिलना, माँ बाप को उसने बहुत मुश्किल से राजी किया। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप चाहे तो आप 2 महीना 1 महीना पे आप खुद आके वहाँ मिल लीजिएगा। माँ आप भी आ जाइएगा, पिताजी भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझ पर विश्वास है तभी तो मैं इतने बड़ा अवसर कर पा रही हूँ। आप मुझे अवसर नहीं दूंगी तो मैं इतनी बड़ी कैसे हो पाऊंगी। आप तो मुझे समझती हो ना माँ। सीमा को माँ की इस बात पे विश्वास हो गया और माँ भी सीमा पे विश्वास करती थी। तो कहीं चलो कर्म का फल अच्छा बुरा। सीमा की माँ, जो बचपन से ही पुजारन रही हैं, भगवान की बहुत बड़ी भक्त कर रही हैं, खास करके हनुमान जी की भक्ति करी है उन्होंने जीवन भर। और बहुत सारी मुसीबत से जब सीमा भी छोटी थी तब भी भगवान ने उन्हें बचाया था। इस बात के चलते सीमा की माँ को हनुमान जी पे बहुत विश्वास था। सीमा को बचपन में जो कुछ भी हुआ था उसके माता पिता ही जानते थे। सीमा को बचपन से एक लेकिन आधुनिक स्कूल में, यूं कहा जाए ईसाई धर्म को मानने वाले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई, जहां बचपन में उसे बता दिया जाता है कि भगवान की पूजा पाठ से दूर रहो। और सीमा का भी इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुकी हुई थी। भगवान पे माँ का विश्वास तो लगातार था, पर बचपन में सिर्फ कुछ चीज़ें जो उसने सीखी थी कई बार उसे याद रह जाती, पर धीरे धीरे वो इन चीज़ों से दूर होती गई। लेकिन सीमा को तो विश्वास नहीं था। फिर भी उसकी माँ जब बहुत ज़बरदस्ती जिद करने लगी कि हनुमान चालीसा की कम से कम एक नन्ही किताब तुम लो और इसे रख लो, मानो मत कम से कम लेकिन अपनी माँ के विश्वास को तो मान दे दो। ये छोटी सी किताब, इसे छोटी सी किताब मत समझो, ये अपने बैग के किसी कोने में हमेशा के लिए रख लो। भले ही तुम इसे एक बार भी खोल के मत देखना, पर तुम इसे अपने साथ रख लो, तो कम से कम मेरा विश्वास तो रहेगा बना हुआ। सीमा ने भी सोचा, अब मैं इतनी दूर जा रही हूँ, माता पिता का प्यार तो मेरे साथ है, एक छोटी सी बात के लिए क्या विवाद करूँ। विवाद करके माता पिता का दिल दुखा कर मैं जाऊँगी तो वो भी दुखी होंगे और मैं भी। छोटी सी बात को अगर मान भी लेती हूँ तो क्या होगा। उन्होंने सोचा और फिर हनुमान चालीसा की किताब ले ली और एक बैग के अंदर छोटा सा जेब था, उसके अंदर उस छोटी सी किताब को रख दिया, जहाँ वो कोई पैसे भी नहीं रखती ना कोई सामान। उस छोटी सी जेब में छोटा सा चेन लगा था और बैग के अंदर रख के उसने उस चेन को बंद कर दिया। बचपन के से करीब 6 साल की उम्र में सीमा की माँ ने उसे कई बार हनुमान चालीसा पढ़ाई भी थी और ना समझी की उम्र में अच्छी प्रकार से उसे याद भी कर लिया था। पर जब बड़े होकर स्कूल में मिलने वाली शिक्षा की वजह से वो भगवान की इस पूजा पाठ से बहुत दूर हो चुकी थी और इसलिए उसने हनुमान चालीसा भी पढ़ना छोड़ दिया था। और यह उसे यकीन था कि वो कभी भी इस किताब को न देखेगी, न निकाल के पढ़ने वाली है।
ट्रेन में बैठ गई सीमा और सोचने लगी। 15 घंटे की यात्रा, इतना लंबा सफ़र। माता पिता से दूर तो पहली बार जा रही हूँ। पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। सोच सोच के सीमा को चिंता हो रही थी। साथ ही माता पिता को भी चिंता हो रही थी, क्योंकि सीमा का छोटा भाई अभी बहुत छोटे क्लास में पढ़ता था और ना ही वो इतना समझदार था कि माता पिता की ठीक से देखभाल कर सके। और नौकरी करने के दौरान सीमा उनसे रोज़ तो नहीं मिल सकती थी। वो इतना ही सोचती रही। हालांकि उसके पिताजी अभी रिटायर नहीं हुए थे, इसलिए सीमा को आर्थिक रूप से तो चिंता नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह को लेके माता पिता के चिंतित रहती थी। छोटा भाई छोटा है, सीमा के मन में चिंता थी। पता नहीं चिंता में कब रात का समय आया और सीमा ने थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद वो अपने बर्थ पे लेट गई। सीमा सपना देखने लगी। उसे सपने में किसी हवेली जैसी जगह, जहाँ वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, ना आसपास कोई है ना मददगार। सीमा हड़बड़ा के आंखें खोलती है तो ट्रेन में बस पहुँचने में एकमात्र घंटा बाकी था। सीमा की नींद टूट चुकी थी। सीमा खिड़की से बाहर देखी तो हल्की हल्की सी रोशनी और ठंडी हवा, और सीमा बोलती, ये शुक्र है कि सपना ही था। सीमा अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए फिर तैयार होने लग गई। शाम को ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए पहले ऑफिस पहुंचना था। उसके पहले सीमा ने बिना देखे उस फ्लैट को, जो सहेली के बताए हुए ऑनलाइन पते से उसने बुक किया था, और वो सहेली रहने वाली थी कि चलो पहले फ्लैट देख आते हैं। ट्रेन से उतरने के साथ सीमा फ्लैट में गई। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, उसमें कुछ सामान भी रखे हुए थे। सीमा को फ्लैट ठीक ठाक लगा और सीमा अपनी सहेली को फिर कॉल लगाती है, क्योंकि सीमा की एकमात्र शहर में दोस्त वही थी जो उस शहर से आई थी, और दोनों की नौकरी अलग अलग जगह पर एक ही साथ एक ही समय पर लगी थी। इसलिए सीमा अपनी सहेली के साथ रहने का फैसला करती है, और दोनों सहेलियों ने मिलकर सोचा था कि एक अच्छा फ्लैट देख लेते हैं। सीमा ने उसकी पेमेंट कर चुकी थी और अगले महीने तक सीमा उसमें रहने वाली थी। उसके 6 महीने तक वो वहाँ रहने वाली थी और 6 महीने की पेमेंट उसने की थी, और सहेली ने कहा था अगले 6 महीने की पेमेंट उसकी सहेली कर देगी। सीमा अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है। राधिका उसका नाम था। राधिका ने फ़ोन उठाया। राधिका ने कहा, सीमा मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस फ्लैट में थोड़ी दिक्कत है। मेरी स्थिति तो तुम जानती ही हो, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मुझे ऑफिस के बगल में एक कमरे का छोटा सा फ्लैट मिल गया है, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। क्या तुम कुछ दिन वहाँ पे रह सकती हो? फिर तुम मेरे फ्लैट पे ही आ जाना, हम दोनों यहाँ बैठ के काफ़ी इंजॉय करेंगे। सीमा को अपनी सहेली से ये उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी उसने सोचा जाने दो। उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब है तो वो दूसरी जगह भी, और जहाँ से उसके ऑफिस नज़दीक है तो क्या हो गया, मेरा फ्लैट तो मैं यहाँ तो रह ही सकती हूँ। उसने अपने सारे फ्लैट को सेट किया और रात में वो सोने लगी। लेकिन रात में सोने के समय उसे फ्लैट के दूसरे कमरे में से आवाज़ आई, जैसे कोई वहाँ से निकला हो, और उसने काफ़ी बड़ी परछाई भी देखी। उसे ऐसा लगा कोई सूखे पत्तों पे चल रहा हो, और पायल की झनकार भी आ रही थी। ये सब सुनने के बाद लगा कहीं इस फ्लैट में पहले से तो कोई नहीं है, और उसने एक एक रूम चेक किया। वो फ्लैट काफ़ी 2-3 बड़े बड़े रूमों का था। फ्लैट में बाथरूम वगैरह भी काफ़ी बड़े थे, और इतने बड़े फ्लैट को उसने अकेले ले लिया था। मकान मालिक ने भी उसे इतनी आसानी से दे दिया। इस फ्लैट का किराया काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसे काफ़ी कम किराए में सीमा को मिल चुका था, और ये आसानी से मिल गया था। अब सीमा के मन में कुछ आशंका आने लगी, क्या यहाँ गैर कानूनी गतिविधियाँ हो रही हैं? सीमा को ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई आपराधिक कार्य चल रहा हो, और गैर कानूनी कामों के लिए लोग अक्सर इस तरह का सुनसान फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसमें छुपा हुआ हो, कोई अलमारी वगैरह हो जिसमें आपराधिक किस्म के लोग हों। और सीमा अपने आप को सोच रही थी कि मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं। इस सोच के उसे काफ़ी डर लगा। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे फ्लैट के हर कोने की तलाशी लेनी शुरू की, क्योंकि इस समय लाइट कट जाती थी। लाइट कट गई थी और सीमा अपने रूम में काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। हालांकि सीमा काफ़ी पढ़ी लिखी और तेज़ तर्रार लड़की थी, और शायद कोई व्यक्ति होगा जो सीमा को इतने आसानी से डरा दे। और हर जगह उसे कोई भी रूम चेक करने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जो बंद करके रखी गई हो, और सीमा को सब जगह चेक करने के बाद कुछ भी ऐसी अलमारी या कोई ऐसा चीज़ हर जगह चेक करने के बाद कुछ भी नहीं मिला था।
टॉर्च की लाइट जलाने के बाद उस कमरे में उसे कुछ भी दिखाई दिया जो अनयूजुअल हो। शायद कुछ हुआ हो, या शायद बिल्ली का बच्चा या कोई चूहा इस खिड़की या दरवाजे से कूद के आ गया होगा। ये लोग तो छोटे मोटे छेदों से भी घुस जाते हैं, ये जरूर उन्हीं की आवाज़ होगी। उसने मन से अपनी आशंकाओं को झट दिया और कमरे में फिर जाके सो गई। कमरे की लाइट थोड़ी देर बाद अपने आप ही जल गई, क्योंकि लाइट फिर वापस भी आ गई थी। सीमा सफ़र की थकान से थकी हुई थी, इसलिए उसने अपने बैग को अपने बगल में रखा और लाइट को जलने दिया, क्योंकि सोचा अगर चूहा या कोई जानवर होगा तो लाइट जलाने होने पे वो बदमाशी नहीं करेगा और उसकी शरारत से फिर मेरी नींद नहीं टूटेगी। सुबह हो जाती है। सीमा अगले दिन ऑफिस जाती है, फिर वापस आती है और उसने फ्लैट में खाना बनाने वाली महिला को काम करने के लिए बोल दिया। सीमा को घर में खाना बनाने के लिए उसने एड्रेस पूछा तो उसने फ्लैट का एड्रेस बता दिया। महिला थोड़ा सा आशंकित से उसे देखने लगी, फिर बोली, ठीक है, मैं कुछ दिनों में दोनों समय का खाना बना कर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे रात में आने के बारे में मत कहिएगा, क्योंकि आप तो 9 बजे तक आएंगी, लेकिन मेरा वहाँ रुकना मेरे परिवार वाले पसंद नहीं करते, इसलिए मैं सुबह ही खाना बना के जल्दी चल जाऊँगी। सीमा मान गई और सीमा को इस बात का कुछ आशंकित लगा, इस फ्लैट में कुछ ऐसा है क्या जो लोग बेवजह डरते हैं। तब तक सीमा की चचेरी बहन का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने के लिए आ रही है। तुम्हारी नौकरी की सुनी तो सोचा मैं तुमसे भी मिलती चलूँ, आखिर मेरे दोस्तों की ट्रिप है तो मैं अपने दोस्तों के साथ तो निकल जाऊँगी। और ये बात उसने कही। उसका नाम गुनीता था। गुनीता कॉलेज स्टूडेंट थी। गुनीता कुछ घंटों में सीमा के घर पहुंच गई। सीमा भी अकेलापन कुछ ज़्यादा महसूस कर रही थी, तो गुनीता के आने से सीमा को बहुत अच्छा लगा। रात के समय में गुनीता और सीमा ने अच्छे से खाना खाया और फिर रात में सोने चली गई। गुनीता को एक रूम सीमा ने दे दिया और कहा, 2-3 रूम यहाँ तो खाली ही पड़े रहते हैं, तुम अलग रूम में आराम से सो जाओ। सो सकती हो तुम तो तुम्हारी जो वहाँ टेबल है वहाँ पे क्या चाहिए वो कह दो मुझे। गुनीता लेकिन दूसरे रूम में जाने को तैयार हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गुनीता उसके कमरे में आ गई और बोली, मुझे इस कमरे में नहीं सोना, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। सीमा को ये थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ। और उसके बाद अजीब अजीब तरीके के मुझे सपने आ रहे हैं, उसने कहा। ऐसा लग रहा था मुझे मेरे कमरे में कोई चल रहा है, और गुनीता काफ़ी डर गई थी। गुनीता की बातें सुन के सीमा हंसने लगी और कह रही है, यहाँ तो आवाज़ आती रहती है, कोई बिल्ली या चूहा होगा। मैं पहले दिन आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने तो सब कुछ चेक कर लिया था, तुम डरो मत। यहाँ कोई अपराधी व्यक्ति नहीं रहता है जो इतना डर रही हो। गुनीता ने कहा, क्या तुम भूत प्रेतों में नहीं मानती? अरे भगवान में भी नहीं मानती, तुम्हें भला क्यों डर लगेगा? उसकी बात सुन के सीमा हंसने लगी और उसने गुनीता को भी इस बात पे थोड़ी देर बाद हंसी आ गई। आखिर गुनीता फिर चली गई और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने वाली थी। सीमा अगली सुबह ऑफिस चली गई। सीमा को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक दिन जो महसूस हुआ था वो दोबारा नहीं महसूस हुआ। लेकिन एक दिन उसकी सहेली राधिका बोली कि मैं तुमसे मिलना आना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ इस फ्लैट पे ही रहना चाहती थी, पर वो फ्लैट काफ़ी सस्ता था और एक ही रूम का था, तो मैं वहाँ रहने के लिए चली गई। राधिका ने कहा, चलो रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। सीमा बोली, हाँ तुम यहाँ रहोगे तो मुझे अकेलापन नहीं होगा। वैसे भी फ्लैट में दिन काटना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑफिस में रहती हूँ तो दिन कट जाता है, लेकिन दिन का कोई दिन तो ऐसा होता ही है जो छुट्टी वाला होता है, और रात के समय तो कोई चाहिए जिससे मैं थोड़ी देर बात कर सकूँ। राधिका भी हंसने लगी तो उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ में ही सोओगी? उसने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो, यहाँ तो बहुत सारे रूम हैं, अलग रूम में सोओगी तो एक रूम में मैं सो जाती हूँ। तुमसे बातें सुनने के लिए तो मैं बेकरार हूँ। और कैसे रहे ऑफिस का दिन? अब मुझे भी अपने ऑफिस के बारे में काफ़ी कुछ बताना है। उसके बाद उन दोनों की बातें होते होते करीब 11 बजे हो गए और 11 बजे उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने चाहती हूँ। सीमा ने कहा, ठीक है सो जाओ। उसके बाद सीमा भी अपने कमरे में सो गई और राधिका भी अलग रूम में जाके सो गई। राधिका की बात सुन के सीमा ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तो राधिका ने कहा, इस घर में कुछ है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। रात में तुम्हें बताया था ना, जब तुम्हारी चचेरी बहन बता रही थी, कुछ अजीब महसूस हुआ, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मानो इस घर में तुम्हें पंडित पुजारी को बुला के पूजा पाठ करवा लो, वरना इस घर में तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ मुझे लगातार महसूस हो रही है।
थोड़ी देर में राधिका वापस आई और उसने भी वही बात कही थी, मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। अब सीमा के लिए थोड़ी सी हैरानी की बात थी। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जब सीमा उठी तो देखा राधिका गहरी नींद में है। राधिका को चाय पानी पिलाने के बाद राधिका में के चेहरे पर जो डर था, सीमा ने उसका कारण पूछा तो राधिका ने वही सारी बातें कही जो रात में उसने उससे कही थी। सीमा जोर से हंसती है और बोलती है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए पंडित को बुला के पूजा वगैरह करवा लूँगी। उसके बाद ही सीमा ने अगले दिन ही पंडित को बुलाया। राधिका वहीं रुक गई क्योंकि राधिका ने कुछ जान लिया था, इस घर में कुछ गड़बड़ है। और राधिका का सिक्स सेंस बहुत तेज काम करता था। सीमा ने, पंडित जी ने इस घर में जो कहा उसे सुनकर सीमा भी बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है। सीमा को पंडित जी ने कहा, इस घर में कोई प्रेत आत्मा निवास करती है जो यहाँ पे रहने वाले या फिर आने जाने वाले व्यक्ति को सुकून से न रहने देती है। तुम पता नहीं कैसे इतनी शांति से रह पा रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में पूजा पाठ करवाना ज़रूरी है। सीमा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों के मन का वहम होता है। और उसने बोला कि मैंने फ्लैट के बारे में सब कुछ पता किया था। उसने कहा, नहीं, तुमने सब कुछ नहीं पता किया था, तुमने तो ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। फ्लैट के मालिक को बुलवाओ, पंडित जी ने कहा। मालिक और पंडित जी ने मालिक से सवाल करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने कहा कि फ्लैट में तो कोई आने को तैयार नहीं हो रहा था, तो मुझे सस्ते पे किराए में देना पड़ा। पंडित जी ने जब उनसे पूछना शुरू किया, तो बताओ सच क्या है? फ्लैट में बहुत सारे लोगों ने प्रेत आत्माओं को महसूस किया है, अपनी शंकाओं को देखा है, परछाइयों को महसूस किया है, इन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। सच बताओ, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। ज़रूर तुमने ही कुछ इसमें किया है। पंडित मालिक जो था उसके आगे एकदम हाथ जोड़ के बोलता है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। इस घर में मेरा काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस घर में वो मेरा गलती नहीं था, क्योंकि ये पिछले किराएदार की गलती थी जो करीब 3 साढ़े 3 साल पहले यहाँ आए थे। ये उस व्यक्ति की गलती थी और उस व्यक्ति की वजह से ये घर शापित घर बन गया है। इस घर में कोई भी टिक नहीं पाता और सीमा पता नहीं कैसे इस घर में टिक गई। कोई भी आता है तो यहाँ पे 2 या 3 दिन में ही यहाँ से भाग जाता है। काफ़ी दिनों से यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं हो रहा था। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ किराएदार को रखा, लेकिन वह भी 2-3 दिन में भाग गया कि मुझे यहाँ कुछ दिखाई या सुनाई दे रहा है, और उसके परिवार के यहाँ से शिफ्ट होने का निर्णय ले लिया। 2-3 दिन बाद फिर मैंने जब दूसरा किराएदार रखा तो वो भी भाग गया, और 6 महीनों से तो ये घर खाली ही पड़ा है। कोई भी किराएदार व्यक्ति यहाँ के लिए रहने के लिए तैयार नहीं होता है। पंडित जी ने पूछा तो उसे बताया कि व्यक्ति था जैसे पुलिस ने तो जेल भेज दिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया था। इस घर में जो नौकरानी काम करती थी उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और असफल होने पे उसे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया कुछ ही घंटों में। लेकिन पुलिस को केस का सारा कुछ पता चल गया, और जब केस सॉल्व हो गया तो पुलिस उसे पकड़ के जेल भेज चुकी है। लेकिन उस घर में इस दिन के बाद से कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाता है। सीमा ने ये घर ऑनलाइन बुक किया था, इसलिए मुझे आसानी से सीमा जी किराए पे रहने के लिए मिल गए। वो रहने को तैयार भी हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, सीमा तो यहाँ टिकी हुई हैं और उन्हें भी शायद कुछ दिखा नहीं। और एक दिन तो उसने कहा भी, और सीमा चिल्लाई इस पर, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं मानती। थोड़ी देर बाद राधिका ने सीमा जी को माँ को फ़ोन कर दिया था, और राधिका ने एक रात पहले ही सीमा की माँ को फ़ोन किया था, क्योंकि राधिका से सीमा की माँ की अक्सर बात होती थी, जिसे वो अपनी ही माँ के समान समझती थी। और सीमा के माता पिता को राधिका ने जब फ़ोन किया था तो वो यहाँ आने को तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में वो दरवाजे पे देखी सीमा की माँ खड़ी है, तो सीमा से कहा, चुप रहो, ये तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, ये किसी और की ताकत है जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सीमा अपनी माँ को देख के हैरान रह गई और कहा, माँ ने कहा कि हनुमान चालीसा की जो किताब तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारी बहन भी इसमें घर में डर गई, राधिका भी डर गई, सिर्फ तुम नहीं डरी। इसका सीधा सीधा कारण वो हनुमान चालीसा की किताब है। कई लोगों ने सीधे सीधे यहाँ पे जली हुई उस औरत को देखा है और सामने से बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन तुम्हें आज तक जो डर नहीं लगा या तुम सुरक्षित रही, इसकी कहीं ना कहीं वजह हनुमान चालीसा की वो किताब ही है।
तुम्हें आज तक भूत नहीं दिखाई देते, ना ही तुम्हें वो जली हुई औरत दिखाई दी। इसका कारण तुम्हें पता नहीं। जो बैग के कोने में जो छोटी सी किताब है, तो उसे रखने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन ये हनुमान जी की ताकत है, जो तुझे कुछ नहीं हुआ। तुझे नहीं पता, जो इस मकान का मालिक है, उसमें सच बात नहीं बताई। इस यहाँ पे रहने वाले 2 किराएदारों की इस हादसे में जान भी जा चुकी है, और किसी ने छत से धक्का भी दे दिया था। और बहुत सारे लोगों को रात के अंधेरे में यहाँ पे बालकनी में खड़ी हुई एक जली हुई लड़की को देखते हैं, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक है। लोग तो यहाँ गुजरने से भी डरते हैं। इस गली के आसपास भी नहीं कोई आना चाहता, इस घर के आसपास। तुम्हें तो झूठ बोल के इस घर में किराए पे रख लिया गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, जो वो किताब जिसे तुम कुछ भी नहीं मानती, तुम्हारे बैग के कोने में पड़ी हुई है। और तुम्हें इस मकान मालिक के बारे में जब मैंने ज़्यादा रिसर्च किया, तब पता चला कि इस मकान में लोग क्यों नहीं रहते। इसमें भूत प्रेत वाली बात पता चली, डर से भागने वाली बात पता चली, और जो 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई वो भी पता चला। किसी ने यहाँ बहुत कुछ देखा है, जिसकी वजह से वो छत से गिर गया, और दूसरे किराएदार के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया। हनुमान चालीसा को तुमने बचपन में ही पढ़ना छोड़ दिया था, स्कूलों में जाने के बाद। लेकिन आज हनुमान चालीसा को पढ़ने का दिल सीमा का भी कर रहा था। उसने वहीं बैठ के उस छोटी सी किताब से हनुमान चालीसा का ज़ोर से पाठ किया। पंडित जी भी हैरान थे, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ करने की वजह से इसमें सीमा के घर में जो इस रूम था वहाँ बहुत प्रकाश फैल गया, और थोड़ी देर में ही वो प्रकाश लुप्त हो गया। लेकिन इस घर में एक अजीब किस्म की शांति महसूस हो रही थी। उसने किताब तो निकाला, उसमें देखा उसमें कुछ तुलसियों की पत्तियां भी पड़ी हुई थी। सीमा ने सोचा था, इस घर में तो आसपास तुलसी के पौधे नहीं हैं, और इतनी ताज़ी पत्तियां मेरे बैग के अंदर कैसे आई। उसे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था इस किताब में थोड़ी सी भी धूल नहीं जमी है, जैसे कोई इस किताब को रोज़ खोलता है। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, और उसे हनुमान जी की झलक भी उस किताब में नज़र आ गई थी। सीमा उस घर को छोड़ के जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर कुछ बुरा नहीं होगा तो मैं इस घर में रहने को तुम्हारे साथ भी तैयार हूँ। तुम्हारे साथ तो कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगी मैं, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं यहाँ पूजा पाठ करती रहूँगी। मैं यहाँ छोटा सा पूजा घर बना देती हूँ, और रोज़ की तरह यहाँ पूजा पाठ करूँगी जैसे वहाँ करती थी। और सीमा जी ने लेके छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, और पूजा पाठ वहाँ पे करना शुरू कर दिया, उसने और उसकी माँ ने भी। थोड़ी देर में लोगों ने देखा खिड़की का दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल जाता है, और उसमें बहुत तेज़ रोशनी के साथ कुछ बाहर निकल गया। इस कमरे में अजीब सी शांति हो रही थी, जो शांति बहुत ही सुकून दे रही थी। सीमा ने कहा, माता पिता के कहने पर अगर मैं घर छोड़ दूँ, शायद फिर कोई इस घर में आके नहीं रहेगा, लेकिन ये घर तो मुक्त हो चुका है, मुझे विश्वास है। क्योंकि हनुमान जी जिस घर में आ जाए, उस घर में कोई भूत प्रेत कैसे निवास कर सकता है। सीमा 6 महीने तक वहाँ नौकरी करते हुए वहाँ रहती है। सीमा की माँ शांति से वहाँ रोज़ पूजा पाठ करती हैं। वहाँ आत्मा किसी को दोबारा नहीं दिखाई दी। उस घर में शांति और सुकून है, और पहले से भी ज़्यादा सुकून है। रोज़ वहाँ पूजा पाठ होता है। लेकिन 6 महीने बाद सीमा को ऑफिस के नज़दीक एक बहुत अच्छा बड़ा फ्लैट मिल जाता है। सीमा वहाँ शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाती है, और माँ के कहने पर कि अब इस घर में कुछ बुरा नहीं होगा, उसे लेकिन यकीन हो गया था। सीमा उस घोर को छोड़ के चली गई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या उस घर में अभी भी भूत प्रेतों का निवास है? क्या कोई किराएदार वहाँ रह पाएगा, या रहने के लिए तैयार होगा? क्या लगता है, अगर कोई वहाँ रहता है तो उसके साथ क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सीमा के साथ तो बुरा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान पे विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। पर आप लोगों को क्या विश्वास है अपने भगवान पे? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए।